मतलब कितना अपना फैलाव उसका होना चाहिए और कितना डेप्थ में अपने उसकी चीज टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो इसकी भी एक अनुभूति, एक आइडिया है, वो हमें नहीं होती है। तो मैंने एक काम किया था, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे, मैंने टॉपर स्टॉक देखे थे, मैंने लगभग कम से कम 100 टॉपर्स के टॉक तो देख लिए थे 20 दिन के अंदर, शुरुआती जब प्रिपरेशन में उतरा था। तो जब मैं 100 लोगों की बातें सुनता हूँ और सारे लोग टॉपर्स है, दे हैव क्लियर्ड सीएससी, तो मुझे आराम से पता चल गया उन 100 टॉपर्स में 80% चीजें तो सेम ही थी जो उन्होंने बताई थी। बिल्कुल सर। तो जो 80% चीजें उन्होंने बताई जो कि सारों में कॉमन थी, मुझे पता चल गया कि ये चीजें तो करनी ही करनी है हमें। बिल्कुल। उसको नहीं करेंगे मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ गलत करे जा रहे हैं। और जो 15 से 20% जो बच जाता है, जिसमें कोई लोग, ये कोई टॉपर बोलता है कि ये आप फॉलो कीजिए, कोई बोलता है कि नहीं ये फॉलो कीजिए, उसमें मैंने अपना डिस्क्रिप्शन रखा। मैंने अगर कोई बोलता है कि भाई ए एंड बी चीज। वेलकम टू यूपीएससी लाइव 23 गाइज। आज हम राजेंद्र नगर में, तो अभी हम जो मुलाकात आईपीएस में 2021 में सिलेक्शन हुआ था, इस बार भी सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि आईएएस मिल जाए। तो सर से पूरी जर्नी, पूरी स्ट्रेटजी, पूरी बुक लिस्ट और किस बैकग्राउंड से आते हैं तो मैं आपको बता दूं, और इनका जो पूरी स्ट्रेटजी है तो पूरी जानेंगे। तो थैंक यू सर हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना फैमिली बैकग्राउंड बताइए कि आपने यूपीएससी का कैसे सोचा और क्यों सोचा। क्योंकि आप जो पहले आप मुझसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि मैं रिसर्च में जाने वाला था, तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ, पूरी आप पहले अपना बैकग्राउंड बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत डगले है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। नेटिवली मैं अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अकोले नाम का एक तालुका है और अभी नासिक में जो भी मेरा बचपन है नासिक में गुजरा है। तो मूलतः मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने 6वीं से 12वीं तक का जो मेरा एजुकेशन है वो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय नासिक से किया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इन विच पीपल फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं एवं जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति दुर्बल है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये जो स्कूल है इसकी इनिशिएटिव लिया गया था। तो मैंने 6वीं से 12वीं तक इस स्कूल में एजुकेशन लिया, जिसमें 11th 12th में मेरा साइंस विषय रहा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ये था और बायोलॉजी नहीं था। और तो मुझे विशेषतः नवोदय विद्यालय को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी क्वालिटीज़ मैंने सीखी है, जो भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कहते हैं, तो नवोदय का उसमें बहुत बड़ा रोल था। तो फिर 12वीं करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मुझे संशोधन क्षेत्र में कुछ करना है। एंड उसी लिए फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER पुणे, यहाँ पे मेरा जो अगला एजुकेशन था, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मैंने वहाँ से किया। तो आई डिड माई मास्टर्स एज वेल एज बैचलर्स। सो इट वॉज एन इंटीग्रेटेड कोर्स BSMS, जिसकी ड्यूरेशन 5 साल की थी। एंड उसमें मेरा विषय जो था मूल था वो फिजिक्स था। तो IISER इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन विच आप संशोधन क्षेत्र में कुछ करना चाहो तो आप वहाँ जा सकते हो। इसी दौरान मुझे अलग अलग संधियाँ भी प्राप्त हुई, जैसे कि मेरा जो 5th ईयर का जो मेरे MS थीसिस था वो मुझे TIFR, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो वहाँ पे मैंने क्वांटम ऑप्टिक्स इस क्षेत्र में किया। उसके अलावा इंटर्नशिप थी, समर इंटर्नशिप, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सो पोलैंड में जाके वहाँ इंटर्नशिप की मैंने 3 महीने की। तो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर था, काफ़ी अच्छा सीखने को मिला जो भी संशोधन क्षेत्र में। और फिर तो यूपीएससी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो फिर इन माय लास्ट ईयर ऑफ माय मास्टर्स, जो कि 5वां जो साल था मेरा, तो वो 2020 में था। सो आई वाज सपोज टू ग्रेजुएट, आई ग्रेजुएटेड इन May 2020, जो कि आपको याद होगा वो समय था कोविड का, राइट? मार्च 2020 में कोविड आ चुका था, तो हम घर लौट चुके थे। और तब हम घर गए तो हमने थोड़ा हम सोच में आए कि ये क्या करना चाहिए आगे, है ना। एक तरफ ऑप्शन था कि हम रिसर्च का जो हमारा जो भी जर्नी था उसको हम कंटिन्यू करें और आगे जाके PhD कर ले। हमारे यहाँ तो जो हमारे बैचमेट्स हैं जो हमारे IISER के, तो 90% लोग जो है वो PhD करने जाते हैं। तो देश विदेश, मतलब विदेश भर में जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे एडमिशन लेते हैं एंड दे डू देयर PhD देयर। तो मुझे भी ऐसी संधियाँ उपलब्ध हुई थी, चाहे वो USA में हो या फिर नेदरलैंड्स में TU डेल्फ्ट, दीज यूनिवर्सिटी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। बट मैंने तब निर्णय लिया कि चलो UPSC को हम अपना एक ट्राई देते हैं। मैंने सोचा कि कम से कम 2 तो हम अटेम्प्ट UPSC के लिए हम UPSC को देते हैं एंड फिर जाके देखते हैं कि क्या होता है।
तो और ये भी उसके पीछे अनेक कारण थे रिसर्च छोड़ के मुझे यूपीएससी जाने के लिए पीछे। उसमें से प्रभावी कारण यही थे कुछ कि जैसे एक आर्थिक सामाजिक अनुभव होता है, किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है, उससे आप प्रेरित होते हो, आपके माता पिता से आप प्रेरणा लेते हो। तो इन सारी चीज़ों का एक कल्मिनेशन जिसे कहते हैं वो मेरे यूपीएससी प्रिपरेशन में हुआ। और फिर मई 2020 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और मैंने तो चूंकि कोविड का टाइम था तो मैं घर पे था एंड तो 1 साल मैंने पढ़ाई करने का निर्णय लिया। ना कि तो एक ऑप्शन था मेरे पास कि जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हो जाए उसी साल में यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दूँ, लेकिन तब मैंने सोचा कि चलो एक ब्रेक लिया जाए 1 साल का, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रैटेजी प्रॉपर प्लान लेके। और फिर मैंने 1 साल का पढ़ाई की और जो 2021 की जो प्रीलिम्स थी उसे मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैंने मेंस को भी क्लियर किया, फिर इंटरव्यू भी क्लियर किया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड इनटू द होली फाइनल लिस्ट। और मुझे आईपीएस सर्विस मिली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इट वाज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो आईपीएस मिलने के बाद मुझे लगा कि चलो चूँकि ये पहला प्रयत्न था तो मुझे लगा कि काफ़ी सारी खामियां हैं जिसको मैं और भी अच्छे से पूरा कर सकता हूँ। तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था जिसके कारण मैंने सोचा कि वापस यूपीएससी दिया जाए। तो मैंने 2022 का भी वापस यूपीएससी लिखा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस क्लियर किए और इस साल में वापस मैंने फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। लेट्स सी व्हाट सर्विस आई विल गेट दिस टाइम। सो यस, दिस वाज ये मेरी छोटी सी एक जर्नी थी। ओके सर, तो ये तो आपकी पूरी जर्नी हो गई। उसके बाद जो है आप ये बताइए भैया कि आपका जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन ये कहता है कि बहुत लोग यहाँ कोचिंग में आते हैं राजेंद्र नगर में, तो कोचिंग में मैं कहता हूँ कि फंस जाते हैं एक तरीके से और उनका क्लियर नहीं होता, फिर भटकाव हो जाता है। तो आपने जो सबसे यंगेस्ट आईपीएस में मान सकता हूँ 2024 का कि 24 ईयर में आपने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद जो है आपने जो वो तैयारी की, वो तैयारी कैसे रही हो? सेल्फ स्टडी, तो कहाँ से मोटिवेशन, ये सेल्फ स्टडी का कहाँ से मोटिवेशन? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि दिल्ली जाना, फिर दिल्ली रह के तैयारी करना। तो जो आपका दिल्ली आना हुआ वो मेंस में इसलिए आना हुआ, तो आपने वहाँ पे जो रह के तैयारी की घर में, किस तरीके से आपके माँ बाप का मोटिवेशन मिला और आपने स्टडी कैसे की सेल्फ स्टडी में? जी हाँ, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एक मोटिवेशन सोर्स और इंस्पिरेशन सोर्स होना चाहिए। कोई भी एस्पिरेंट जब सिविल सर्विस प्रिपरेशन में उतरता है तो उसके पीछे कोई मानसिकता होती है, कुछ विचार होते हैं और किसी चीज़ से प्रेरणा वो ज़रूर लेता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो मेरे जो मूल स्रोत है प्रेरणा के, तो वो मेरे माता और पिता हैं। तो मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूँ उन दोनों के लाइफ में। तो मेरी माता जी है वो पहली ग्रेजुएट है उनके गाँव से, पहली महिला ग्रेजुएट नहीं तो पहली ग्रेजुएट है। और मेरे पिताजी है तो उन्होंने 12वीं में अच्छा प्रदर्शन किया था जिसके कारण उन्हें एमबीबीएस में एडमिशन मिला था। उस दौरान की बात है। तो उन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया था, परंतु आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी और एक अनअवेयरनेस कहते हैं, जैसे कि भाई शिक्षा के प्रति अनअवेयरनेस है, घर वालों को पता नहीं इसका महत्व क्या है। तो इन आर्थिक परिस्थिति के कारण, मूलतः फीस भरने के पैसे न होने के कारण, उन्होंने एमबीबीएस से एडमिशन निकाल लिया और बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया। तो इनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ कि मेरी माता चूंकि वो पहली ग्रेजुएट थी फिर भी वो जॉब वो नहीं कर पाई कुछ कारणों की वजह से। और मेरे पिताजी, इनका जो पोटेंशियल था, ही कुड हैव बीन डॉक्टर टुडे, बट उन्होंने अपना जो भी अथक परिश्रम करके, स्ट्रगल करके, उन्होंने उस जो पोटेंशियल था उनका, उनको रीच नहीं कर पाए और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज उन्हें करना पड़ा। तो मुझे लगता है इन दोनों के, मेरे माता और पिता के जो सपने हैं उनको मैं एक तरह से पूरा कर रहा हूँ। तो मेरे मूल स्रोत तो यही है, मेरे माता और पिता। और आज आप जैसे कि बात करते हो कि कोचिंग्स की और सेल्फ स्टडी की, तो ये वाकई में काफी एक एमिनेंट सवाल है एस्पिरेंट्स के मन में कि क्या किया जाए भाई, कि घर पे रह के पढ़ाई करना कितना उचित है या फिर कोचिंग जाना कितना उचित है। तो अब मुझे ये कहना है कि जो सेल्फ स्टडी है, तो चूंकि मैं नवोदय विद्यालय का विद्यार्थी था, मैंने 10वीं में 12वीं में अच्छा पढ़ाई जो की थी वो मेनली सेल्फ स्टडी के बलबूते पे ही की थी। तो आप नवोदय के विद्यार्थी छात्रों से पूछ लो तो उनमें सेल्फ स्टडी करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सर। तो ये क्षमता मेरी 10वीं और 12वीं में जो पढ़ाई थी उससे मैं जागरूक हो चुका था। तो मुझे पता चल गया था कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है। उसके मुताबिक मैंने डिसाइड किया कि चलो यूपीएससी भी अपन सेल्फ स्टडी से ही करते हैं। तो ऐसा मैं कहना चाहता हूँ जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, कि सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग ही जानने की जरूरत है। आप घर बैठे हुए भी खुद से फोकस रह के, कंसिस्टेंट रह के, आप पढ़ाई करके भी सीएससी 1 साल के अंदर क्लियर कर सकते हैं। बस यही है कि आपको अथक परिश्रम करना है, आपको स्मार्ट रहना है, स्ट्रैटेजी अच्छी बनानी है, प्लानिंग अच्छी करनी है।
और ऐसा भी नहीं है कि हर व्यक्ति सेल्फ स्टडी से करेगा, मतलब आप अगर प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, तो आप कर सकते हो, बट उसमें कोचिंग का भी एक रोल आ जाता है कि जैसे कि कई कई विद्यार्थियों के लिए कोचिंग फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि उनकी डिसिप्लिन, उनके कंसिस्टेंसी में अगर कुछ गैप से रहे, या उनको ज्यादा सेल्फ स्टडी की आदत नहीं है, तो ऐसे विद्यार्थी है कुछ ऐसे प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं जिसमें पीरियडिक टारगेट्स उनके सामने रखे जाए और उसको वो साध्य करते जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो घर पे बैठे। ओके तो आपने जो बताया अभी बैक में मुझे कि आप पहले जो अपने ट्राइब से, जो अपने आपकी कम्युनिटी है वहाँ से जो आप पहले एक आईपीएस निकलते हैं, तो आप अपने कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, और आगे जो मतलब सोर्सेज हैं, आप एक प्रेरणा होंगे, आप इंस्पिरेशन होंगे, तो आपके जो मतलब कम्युनिटी के लोग देख रहे होंगे उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जरूर, ये एक काफ़ी जो मेरी उपलब्धि है वो केवल मेरी उपलब्धि ना रहकर मेरी कम्युनिटी की, मेरे दोस्तों की, मेरी फैमिली की एक उपलब्धि ऐसे मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ, मेरे माता पिता, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सभी आदर्श, मेरे सभी शिक्षक वर्ग उन्हीं वजह से हो। तो ये काफ़ी जो मेरा सिलेक्शन हुआ इंडियन पुलिस सर्विस में, तो ये एक काफ़ी एक मोटिवेशन सोर्स रहा है विद्यार्थियों के लिए, खास करके जो हमारा प्रदेश है। सो आई बिलोंग टू अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव दैट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, जो कि रिसोर्सेस है उनकी उपलब्धता इतनी नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें की उपलब्धता नहीं है। तो और ऐसे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जिसमें पोटेंशियल तो है यूपीएससी करने का, बट उन्हें पता ही नहीं है कि यूपीएससी में क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इसलिए वो कॉम्प्रोमाइज करके लाइक जो स्टेट पीसीएस है वो एग्जाम देते हैं, या फिर पुलिस रिक्रूटमेंट वगैरह ऐसे परीक्षाओं में वो फंस जाते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी ऐसे विद्यार्थी है, जो भी ऐसे जो भी पालक है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन देके उन्हें अच्छा कहीं प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ भी अगर थोड़ा भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो वो मुझे खुशी होगी। और बस विद्यार्थियों और एजुकेशन है उसकी तरफ ही सीमित न रह के बाकी क्षेत्रों में भी मेरा योगदान रहे, ऐसे मैं अपेक्षा और आशा व्यक्त करता हूँ। तो आपने यूपीएससी को इतना करीब से कैसे जाना कि एक ही साल की मेहनत से निकाला यूपीएससी? तो आपने किस तरीके से यूपीएससी को परखा? भाई 2 साल 3 साल 4 अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो आपने वो कोर क्या पकड़ा यूपीएससी का? जी हाँ, मतलब देखो, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, या स्टेट पीसीएस हो, या सीएपीएफ हो, कोई भी परीक्षा हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप उस परीक्षा की नस पकड़ पाए तो आप उसमें सफल जरूर हो सकते हैं। तो नस पकड़ना मतलब कि डिमांड क्या है परीक्षा की, यूपीएससी की डिमांड क्या है, हर वक्त आप सुनते होंगे ये शब्द ना कि डिमांड समझो यूपीएससी की। तो डिमांड समझना मतलब क्या कि यूपीएससी क्या चाहता है आपसे, बिल्कुल, तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एक अच्छा मैंने स्टेप लिया था कि जब मैं प्रिपरेशन में उतरा था तो मुझे पता नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, और कितने तो एक होता है कि लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, एक होता है ब्रेड्थ मतलब कितना अपना फैलाव उसका होना चाहिए, और कितना डेप्थ में अपने उसकी चीज टॉपिक को पढ़ना चाहिए। तो इसकी भी एक अनुभूति, एक आइडिया है, वो हमें नहीं होती है। तो मैंने एक काम किया था, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे, मैंने टॉपर स्टॉक देखे थे, मैंने लगभग कम से कम 100 टॉपर्स के टॉक तो देख लिए थे 20 दिन के अंदर, शुरुआती जब प्रिपरेशन में उतरा था। तो जब मैं 100 लोगों की बातें सुनता हूँ और सारे लोग टॉपर्स है, दे हैव क्लियर्ड सीएससी, तो मुझे आराम से पता चल गया उन 100 टॉपर्स में 80% चीजें तो सेम ही थी जो उन्होंने बताई थी। बिल्कुल सर। तो जो 80% चीजें उन्होंने बताई जो कि सारों में कॉमन थी, मुझे पता चल गया कि ये चीजें तो करनी ही करनी है हमें। बिल्कुल, उसको नहीं करेंगे मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ गलत करे जा रहे हैं। और जो 15 से 20% जो बच जाता है, जिसमें कोई टॉपर बोलता है कि ये आप फॉलो कीजिए, कोई बोलता है कि नहीं ये फॉलो कीजिए, उसमें मैंने अपना डिस्क्रिप्शन रखा। मैंने अगर कोई बोलता है कि भाई ए एंड बी चीज को आपको पढ़ना है, तो मैंने दोनों को पढ़ा और उसमें से जो मुझे अच्छा लगा ए या बी, तो वो मैंने चूज किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ऐसा करते हुए मुझे पता चल गया कि यूपीएससी के डूज एंड डोंट्स क्या है, जो कि समझना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और उसके बाद मैंने टॉपर स्टॉक के थ्रू ही मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि एक साल में मुझे क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, और ऑप्शनल का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चूंकि मेरा फिजिक्स मैंने पढ़ाई की थी, मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में हुआ है, तो फिजिक्स में लेना मेरी नेचुरल चॉइस थी। और फिर मैंने टारगेट सेट कर दिया था कि मुझे दिसंबर तक मुझे फिजिक्स ऑप्शनल की पूर्णता तैयारी खत्म करनी है। पूर्णता तैयारी का मतलब यही है कि सिलेबस को समझना है, उसके नोट्स निकालने हैं, और कम से कम एक बार तो रिवीजन उसकी हो जानी चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। और उसके मुताबिक ही मैंने फिर अपना प्लान किया, स्ट्रेटेजी बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया।
और जनरल स्टडीज़ के भी विषय होते हैं, तो उसको भी मैंने एक तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपके विषय है, जनरल स्टडीज़ हो चाहे एथिक्स हो ऐसे हो, उसमें एक गीता होनी चाहिए हमारी, एक बाइबल होना चाहिए जिसको हम बार बार रेफर करें। तो आप जब प्रिपरेशन में उतरते हो आप, तो आपको थोड़ा चाहे तो 10 दिन लीजिए, 15 दिन लीजिए, लेकिन वो गीता में हो क्या क्या होना चाहिए इसका आप एक रिसर्च कीजिए। जैसे कि आपके अलग अलग विषय होते हैं सीएससी में, आपका पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, एनवायरनमेंट होता है, ये सारे विषय हैं। तो इन सारे विषयों के लिए आप एक एक किताब या एक एक रिसोर्स एक चुन लीजिए और बस आखिर तक उसे ही फॉलो कीजिए। तो आपने कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की ना, जैसे आपने बताया कि आपको गीता, तो आपने किसको गीता बनाया? जी हाँ, जैसे कि यूपीएससी में अनेक विषय 7 से 8 विषय तो प्रीलिम्स में ही आ जाते, विषय तो होते हैं, उसके अलावा भी अलग अलग विषय होते हैं, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि मेंस में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो मोटे मोटे विषय होते हैं उनके लिए मैं बुक लिस्ट आपको चाहे तो बता देता हूँ अभी। तो पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को रेफर किया था। मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की जो है किताब, तो उसे मैंने रेफर किया था। और इकोनॉमी के लिए मैंने तो शंकर आयस के, एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आयस की किताब फॉलो की थी। एंड देन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर के जो किताब है उसमें से सिलेक्टिव रीडिंग किया था। और साइंस एंड टेक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस से था तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लेनी पड़ी, बट एनसीईआरटीज़ को मैंने रेफर किया था। और ज्योग्राफी जैसे विषय है तो उसके लिए एनसीईआरटीज़ आर द बेस्ट सोर्स। 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटीज़ आप कर लो तो काफ़ी अच्छे से आप उसमें से कर पाते हो। और एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए मैंने ऐसे जो आर्ट एंड कल्चर का जो मैं पढ़ रहा था तो उसके ओवरलैपिंग जो भी पार्ट था वो किया था, और गूगल करके कोई कंपाइलेशन मिला था मुझे तो वो मैंने रेफर किया था। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों को कि ये जो बुक लिस्ट है ना, ये हर एक की अलग अलग हो सकती है। जैसे मुझे ये बुक लिस्ट भाई थी इसलिए मैंने फॉलो किया, मैंने वो किताबों को कंटेंट पढ़ा, मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने वो पढ़ा। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आप मैंने जो फॉलो किया, मैंने जो किताबें फॉलो की वही आप फॉलो करो। कुछ कुछ किताबें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आप लक्ष्मीकांत हो गई, आपकी स्पेक्ट्रम हो गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होती है। लेकिन अलग अलग विषयों में, जैसे इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में, जिसमें 2-3 अच्छे किताबें हैं, तो आप अगर दुविधा में हो कि भाई मुझे 2-2, 3-3 किताबों में से मुझे कुछ कौन सी किताब या कौन सा रेफरेंस मुझे चूज करना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि हर एक किताब के 2-2, 3-3 चैप्टर्स पढ़िए और जो आपको सबसे अच्छे समझ में आए आप उसे फॉलो कीजिए। देखो किताबों में कुछ नहीं होता है, आप तीनों, लेट से अगर कोई एक सब्जेक्ट है जिसके 3 किताबें हैं और तीनों की, तो मुझे लगता है कि तीनों किताबों में आप देखोगे तो लगभग 75 से 80% जो भी कंटेंट है वो सेम ही होता है। बिल्कुल सर। जब दिक्कत आती है वो बस 15 से 20% जो भी कंटेंट है उसके लिए, तो वो 15 से 20% जो कंटेंट है वो चाहे तो आप एडिशन ऊपर से कर सकते हो। जैसे आप टेस्ट देते हो उसके हिसाब से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उससे आप एडिशंस करके उसके कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो। तो ज़्यादा थोड़ा आप शुरुआत में ही 15-20 दिन का सोच विचार कीजिए और रिसोर्सेज एक बार फिक्स करिए तो उसको फॉलो कीजिए। अगर कोई रिसोर्स आपको पसंद नहीं आ रहा है, जैसे आप 6 महीने हो गए, मैंने इसमें 2-3 बार मैंने इसको रिवीजन कर लिया, फिर बाद में आपको लगा कि चलो इसमें नहीं है कुछ चीज़ें, तो आप उसको एडिशन ऐड कर ही सकते हैं बाद में। तो इसलिए ज़्यादा एक बार 15-20 दिन आप लीजिए, रिसोर्सेज सोचिए, एक बार डिसाइड कर लिया तो उससे फॉलो कीजिए आपके अगले जो भी 2-3 साल प्रिपरेशन के उसके लिए। तो एक आंसर राइटिंग में कि आपको पैरा में लिखना है या फिर आपको फ्लो चार्ट बनाना है, फिर डायग्राम बनाना है, उसके प्रोस कॉन्स, किस तरीके से आपने आंसर राइटिंग को अपने कॉपी में परोया? जी, आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप जानते हो कि आपकी मेंस परीक्षा जो होती है उसमें 1750 मार्क्स की मेंस परीक्षा होती है, तो उसमें आंसर राइटिंग करनी होती है आपको, और आपकी जो लिस्ट में आने की संभावना है और जो रैंक है आपकी, वो काफ़ी हद तक आपकी मेंस की ही मार्क्स डिसाइड करते हैं। तो आंसर राइटिंग देयरफॉर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आंसर राइटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सवाल होता है, चाहे वो GS1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो या आपका ऑप्शनल का हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप क्वेश्चन की डिमांड कितने अच्छे से समझ पा रहे हो, और जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें क्वेश्चन की डिमांड को ही मीट कर रहे हो, इसका आपने एक इंश्योर करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो हमें पता है हम वो लिखना चाहते हैं, लेकिन लिखना क्या है, तो जो क्वेश्चन में पूछा गया वो लिखना जरूरी है, ना कि जो हमें पता है वो लिखना जरूरी है। आपने जैसे सही कहा कि फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स, मेन बॉडी, ये सब इससे फर्क पड़ता है। आप डेटा स्टैटिस्टिक्स अगर डालो, इंट्रोडक्शन में कुछ अच्छा सा डेटा डाल दो कि अगर कोई सवाल आया है अर्थक्वेक पे, और आप अर्थक्वेक पे अगर कोई स्टैटिस्टिक्स डाल रहे हो कि पिछले दशक में इतने इतने अर्थक्वेक के इंसिडेंसेस हुए हैं, तो बाकायदा आपका आंसर अच्छा ही दिखेगा। तो एक पता चलता है कि इस व्यक्ति के पास इसकी जो रिक्वायर्ड जानकारी है वो तो है ही, ऊपर से वो जो सवाल पूछा गया है उसकी डिमांड को भी आप मीट कर रहे हो। तो और मोस्टली देखो, आंसर राइटिंग एक स्किल सेट है, राइट, एक स्किल्स के ऊपर निर्भर हुआ एक विषय है।
जो कि प्रैक्टिस के साथ बेहतर बेहतर होते जाता है। तो मैं आपको बता मतलब एक आई विल आस्क यू गाइस टू गिव मॉक्स एज मेनी एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा मॉक्स लिखो उतने अच्छा आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने अच्छे से आपका आंसर राइटिंग वाला स्किल वो इंप्रूव होगा। और कंटेंट के लिए तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, आपके पास नॉलेज कंटेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। इंटरव्यू, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंटरव्यू आप किस तरीके से, पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है किस तरीके से आपने किया और फाइनली आप आई गॉट सिलेक्टेड इन 221 IPS? जी, पर्सनालिटी टेस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन का। और जो 3 स्टेजेस है उसमें से जो कि 275 मार्क्स इंटरव्यू को दिए हैं, उसमें से अगर आप अच्छे से उसकी तैयारी करो, आप आपके विचार अच्छे रखो, तो आप आराम से 180-200 मार्क्स के लिए आप टारगेट कर सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। और एंड द मार्क्स दैट यू गेट इन इंटरव्यू कैन इन्फ्लुएंस योर रिजल्ट वेरी ड्रास्टिकली। तो ये तो है ही। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि आपको 2 से 3 महीने आराम से मिल जाते हैं। जो मेंस का रिजल्ट आने के बाद 2 महीने तो आपको मिलते ही है इंटरव्यू प्रिपरेशन तैयारी करने में। तो मूलतः इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है जो आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, इसके ऊपर ही होता है। यूपीएससी जो पैनल बैठता है, दे आर वेरी एक्सपीरियंस पैनल, तो द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आस्क इज वेरी मैच्योर। और वो ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारा डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल सर। तो मुझे तो अगर इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो मैं यही कहता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो अखबार पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं 2 से 3 अखबार हर रोज़ पढ़ता था इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद जो ऐसे विषय है, जो ऐसे समाचार है जो कि अभी न्यूज़ में है, तो उसके ऊपर एक राय बनाता था अपनी। और हमारे विचार, हमारे जो भी ओपिनियंस है, वो ऐसे एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। कोई जैसे देखो, कोई भी विषय है उसकी 2 बाजू तो जरूर होती है, कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट सीधा नहीं होता है, तो ग्रे में होता है सारी चीजें। किसी के प्रोज है तो कॉन्स भी है उसके साथ साथ। तो आप अच्छे से उसको एनालाइज करने आपको आना चाहिए और उसके बाद आपने जाके निर्णय लेना चाहिए कि क्या कौन सी बाजू सही है, ये गलत है। तो ये एक तो ये एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना। उसके अलावा मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐसे 2 या 3 महीने में भी नहीं होती है। तो एक ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है कि आपने आपके पालन पोषण कैसे हुआ है, आपके चाइल्डहुड डेज कैसे गए, आपने क्या क्या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, आपके विचार कैसे रहे हैं, और आपके कॉलेज में आपने कैसे उपलब्धियां हासिल की है, कॉलेज में कितने एक्टिव थे आप, और पढ़ाई कैसी है आपकी, अलग अलग विषयों के प्रति कैसी सोच है आपकी। तो ये सारे जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अल्टीमेटली आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट करता है पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो जरूर प्रिपरेशन की जा सकती है और अच्छे से इसमें मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो 2023 वाले हैं, जो मतलब ये मेंस देंगे या फिर 2024 में प्रीलिम्स देंगे, उनको आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा कि किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे? देखो, क्या होता है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड हार्ड वर्क जी। तो मुझे क्या लगता है, थाली होती है ना अपने खाने की। हाँ। तो थाली में देखो क्या होता है, चपाती होती है आपकी, रोटी होती है, चावल होता है, दाल होती है, सब्जी होती है, अचार होता है। तो जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो होता है ना, वो अचार का काम करता है। बस चटपटाहट मिलने के लिए हम खाते हैं, लेकिन पेट किससे भरता है हमारा? बिल्कुल, खाने से। रोटी से भरता है, आपके चावल से भरता है, आपके सब्जी से भरता है, दाल से भरता है। तो ये रोटी, चावल, दाल, सब्जी, ये आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन है। मोटिवेशन होना अच्छी बात है, लेकिन उसका जो साथ है आपको डिसिप्लिन और हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कंसिस्टेंटली अगर एफर्ट लेते हो, 1 साल आप हर रोज 8 से 10 घंटा जो भी आपने डिसाइड किया उतना अगर पढ़ते हो, मेहनत लेते हो, तो सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहिए। जो भी आपने स्लॉट्स डिजाइन किए खुद के लिए कि मुझे 10 से 1 बजे तक अगर पढ़ना है, ये मेरा स्लॉट है पढ़ने का, तो किसी भी हालत में मुझे वो पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का बर्थडे आ जाए या कुछ हो जाए, मुझे वो टाइम में मैं पढ़ाई करूंगा, दूसरा कुछ नहीं करूंगा। ऐसे जब आप डिसिप्लिन रखते हो खुद के अंदर 1 साल के लिए कम से कम, तो मुझे लगता है कि सफलता आपको मिलनी है। ओके सर, थैंक यू सर हमारे चैनल पे आने के लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और जो आपके दोस्त अभी यहाँ पे बैठे हैं सर, वो क्या, उनके लिए क्या मोटिवेशन रहेगा सर? वही कहना है मुझे कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों की अपनी एक अलग ही जगह होती है। आप भी जानते हो कि आपको प्रिपरेशन में आपका एक पीयर ग्रुप होता है, आपके दोस्त होते हैं जो कि आपके जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, तो उनमें आपको हेल्प करते हैं। आप अगर कहीं लो फील कर रहे हो तो आपके दोस्त ही होते हैं जो आपको थोड़ा मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप थोड़ा मेहनत लो, आपसे हो जाएगा, आपके जैसा मेहनती मैंने आपको भी नहीं देखा। ऐसे काफी लोग आपके दोस्त बोलते होंगे। तो यही होता है, दोस्तों से प्रेरणा लीजिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी संगत बनाइए, अच्छे विचार रखिए, और सफलता आपको मिलेगी। ओके सर, थैंक